अवलोकन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीकांत जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं को और जिस लोकतंत्र की लड़ाई ये देश लड़ रहा है, बेरोजगारी के रूप में, गरीबी के रूप में, भूखमरी के रूप में, लाचारी के रूप में, दरिद्रता के रूप में, कुरीतियों के रूप में, इन सबके उन्मूलन के रूप में, विशेष तौर से जो मुख्य बात है कि इन सब चीज़ों के उन्मूलन के रूप में जो देश आज जिस लड़ाई को लड़ रहा है और उस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है और सबसे बड़ी अगर शक्ति किसी के पास है तो उसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप सब लोगों में है। आपसे आशा है, पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप मेरी बात को और इस आज़ाद भारत मिशन की बात को आपके 12 जिले में ही नहीं, इस राजस्थान प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष तक प्रकाशित करके समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से और जो भी जहाँ से आप सब ये आए हैं वहाँ के माध्यम से देश भर में इस बात को पहुँचाएंगे, विदेशों तक इस बात को पहुँचाएंगे, तो पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। एक व्यंग्य वाक्य मेरे मन में जब आया कि मैं भी इस धरती से पैदा हुआ हूँ, इस धरती से बड़ा हुआ हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद के रूप में मेरी पहचान पूरे विश्व भर में है, तो मेरे दिल में एक दर्द हुआ उत्पन्न और उस दर्द में पहला वाक्य यह आया कि इस 12 जो है, इस 12 का नाम बदल करके हमें शायद धूल नगरी या धूमिल नगरी रख देना चाहिए। ये धूल आपके रोड पर ही नहीं है, आपकी सड़कों पर ही नहीं है, आपके गली मोहल्लों में नहीं है, ये कीचड़ आपकी नालियों में नहीं है, ये सब हमारे दिमाग में भी ठूस ठूस के यहाँ की तमाम सरकारों ने भरा हुआ है और इतना गंभीर रूप से भरा हुआ है कि हम उससे बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। इस नगरी को हमने वराह नगरी तो बोल दिया और मतलब इतने पवित्र इसको नाम दे दिया, इतने अच्छे अच्छे सुख सुविधाओं के माध्यम से इसको देश विदेश में इसको प्रकाशित कर दिया। आप लोगों ने दुनिया के सामने इसको मसाला उत्पादन में राजस्थान का नंबर 1 जिला कर दिया। और मसाला ही नहीं, यहाँ पर उत्पादन मस्तिष्क का भी होता है। अच्छी रैंक पर आप में से ही कुछ प्रशासनिक अधिकारी इस जिले के हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट मंत्री भी इस जिले से पैदा होकर के गए हैं, राज्य स्तर पर सभा विधानसभा में हर 5 साल आप भेजते हैं, लोकसभा में हर 5 साल में आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भेजते हैं, प्रशासन में यहाँ के लोग बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो मस्तिष्क और अच्छे दिमाग का जो उत्पादन है वो भी यहाँ पर देश का नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी इसका एक उदाहरण हूँ। 12 जिले की धरती से पल बढ़ करके मैं देश भर और दुनिया के सामने जा रहा हूँ और मिशन मेरा सिर्फ इतना सा है, आप में जागरूकता पैदा करना। आप में मतलब हम भारत के लोग, इतनी सी बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है यहाँ के लोगों को। जब इन 5 दिवस के कार्यक्रम में इन्होंने मेरा जनसंपर्क किया, माननीय जगदीश प्रसाद वर्मा जी ने, से तो लगभग 40 गाँवों में सर हम अभी तक जा चुके हैं। इन 40 गांवों में हमने ये देखने को मिला, सबसे पहले तो हमारा युवा, मजदूर, किसान, महिला, शोषित, वंचित और जितने तमाम हमारे आदिवासी वहाँ पर रहते हैं और सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उन्हें बांट दिया गया है। मुझे कहते हुए बड़ा आश्चर्य और बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि जब हम किसी जगह पर गए तो वहाँ एक गाँव में 2 मीटिंग भी रखी गई। बोले ये इस समाज की मीटिंग है डॉक्टर साहब, आपके लिए दूसरे समाज ने दूसरा इंतजाम किया गया है कि अगर ये यहाँ पर आपको चाय पिलाएंगे तो बोले दूसरा समाज कोल्ड ड्रिंक बता जाए पिलाएगा। किसको क्या दिखाना चाहते हो? और ये आप इस बात को देख करके आश्चर्य में पड़ जाओगे। इस दुनिया का पहला संगठन है, ना कि सिर्फ भारतवर्ष का, जो जहाँ भी जाए, अमेरिका या कनाडा में भी अगर मैं कार्यक्रम करूँ तो मेरे उद्बोधन से पहले ही नहीं, संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाता है और जिसमें पहला शब्द हम भारत के लोगों पर ही बात की जाती है। और हम इसके माध्यम से, संगठन के माध्यम से, इस परिचर्चा के माध्यम से सिर्फ हमारे लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम इतनी सी बात समझ गए कि हम भारत के लोग, तो ये सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही होती जाएगी। जब हम ये समझेंगे तो हम अपने वोट का भी अधिकार समझेंगे, या जब ये हम समझेंगे तो हम अपने नोट का भी अधिकार समझेंगे। आपकी खून पसीने की कमाई हुई मेहनत के 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 50 पैसे, 100 पैसे, 1000 पैसे और
1 रुपया 2 रुपया से लेकर के लाख रुपए तक जो भी आपके धनार्जन है, जो भी आपने मेहनत मजदूरी करके, जो भी आपने विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करके, व्यापार करके, या जिस तरीके से भी आपने धन का अर्जन किया है, अगर वो मेहनत और ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से कमाया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसको आप देश हित में ही लगाएंगे, ना कि बिना मतलब की असामाजिक व्यवस्थाओं में लगाएंगे, इनको फलने फूलने के लिए मौका देंगे। मेरे तमाम आप पत्रकार साथी और तमाम साथी इस बात को विशेष तरीके से नोट कर लें कि बदलाव आएगा। ये कलयुग है। कल मतलब कल कारखानों का, कल पुर्जों का, यानी मशीनों का युग है। और मशीनों के युग में हजारों सालों से, हजारों वर्षों से अगर एक कमरे में बंद अंधेरे को कर देते हैं हम, हजारों सालों से अगर एक कमरे में अंधेरा बंद है, तो इस कलयुग में इतनी ताकत है कि बिजली के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से उसमें एक बल्ब लगा करके, एक स्विच दबा करके 1 सेकंड के अंदर रोशनी की जा सकती है। ये आराधना और उपासना का विषय नहीं है, ये विज्ञान का युग है, कल का युग है, कल पुर्जों का युग है, मशीनों का युग है। तो इसके माध्यम से हम 1 सेकंड में उसमें उजाला कर सकते हैं, जिसमें हजारों नहीं लाखों वर्षों से अंधेरा है। तो बदलाव आएगा, और हमने उस बदलाव में से सबसे पहला बदलाव चुना है सामाजिक बदलाव। अगर हम में सामाजिक बदलाव आ गया, और मैं किसी भी मेरे से ऊंची जाति के, आड़ी जाति के, खड़ी जाति के, नीची जाति के लोगों को मेरे बराबर समझने लग गया, उनके साथ उठने बैठने लग गया, उन लोगों ने मुझे अपने मन से अपना लिया, तो सामाजिक बदलाव आएगा, समानता आएगी। और जब समानता आएगी तो सबसे पहले हम आर्थिक समानता पर मजबूत होंगे। सामाजिक बदलाव के बाद आर्थिक रूप से हम बदलेंगे। जब सामाजिक और आर्थिक रूप से हम बदल गए तो राजनीतिक बदलाव तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये विषय रोजाना के हैं। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हमारे सामने रोजाना आती है। हमें अपने पालन पोषण, भरण पोषण के लिए सबसे पहले अर्थ की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, और हमारे गरीब मजदूर उसके अभाव में मर जाते हैं। जिस गांव की बात माननीय श्रीकांत जी कर रहे थे आपसे, उसी लगे में मैंने इस बात का भी पुष्टि करके आया हूँ, और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के सामने साथ में संगठन के बैनर पर ये बात बोल रहा हूँ कि वहाँ पर से जिन लोगों को जेल लेकर गए थे 6 महीने साल भर में, वो जब जेल से वापस आए तो उसमें से 3 लोग उस दहशत से ही मर गए। अब क्या करेंगे उस जमीन का, अगर उन बच्चों को अलॉट भी हो जाती है तो उन बच्चों को उस जमीन से अपना खोया हुआ पिता नहीं मिल सकता। मेरी लड़ाई ही उस व्यवस्था के खिलाफ है। आप हमारा पशुओं को अपने वश में नहीं कर सकते, अपने शहरों को सुंदर नहीं बना सकते, हम सब मिलकर के अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी का पालन नहीं कर सकते। हमने ऐसी कितनी हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए जो स्थापित किया गया लोकतंत्र का स्वतंत्र चौथा स्तंभ है, उनके सामने अपनी बात को इसी बेबाकी से रखा। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, दूसरे दिन किसी भी अखबार से, किसी भी न्यूज़ चैनल से, किसी भी यूट्यूब चैनल तक ही मान के चलिए आप, जो सामाजिक मीडिया है, उनके हैंडल से हमारा कोई नाम नहीं था। और उसके अलावा अन्य ऐसी जगहें भी हमारे सामने आई है जहाँ से हमने जितना बोला है उसी को उस तरीके से समाज के सामने, हो सकता है मेरे शब्द किसी को समझ में आए नहीं आए, इसका विश्लेषण करके भी उन्होंने उसको आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाया। और वहाँ पर हमारे लोगों की आवाज़, हम सब लोगों की आवाज़, हमारे भारत के लोगों की आवाज़, हम भारत के लोगों की आवाज़ बुलंद हुई है, मजबूत हुई है, और इतनी मजबूत हुई है कि जो गलत नीयत से उस गाँव में, उस शहर में, उस कस्बे में घुसने की कोशिश करने के लिए भी नहीं सोच सके। जब उनके काफिले गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां गई, वो वहीं से यू टर्न ले लिए, बोले गांव के लोग खराब हैं, ये गांव में गुंडे रहने लगे हैं। जबकि ऐसा नहीं है सम्मानित साथियों, उस गांव में लोग समझदार हैं। गलती उन्होंने सिर्फ इतनी सी करी कि उन्होंने अपने हक अधिकारों की शर्तों को पहले रखा, उसके बाद में उनके गांव में, उनकी जमीन में, उनके घर में अंदर आने के लिए उन्होंने इजाजत के लिए प्रस्ताव रखा कि हम आपको तभी अंदर आने देंगे जब आप हमारी बात को, आप हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती को बुलंद करने में आप हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि आप इसी जनता के, आप हम सबके एक प्रतिनिधि हैं। हमारे द्वारा आपको चुना गया है, हमने ही आपको वोट दिया है, हमने ही आपको कर के रूप में, टैक्स के रूप में नोट दिया है। आप हमारे ही नोट से और हमारे वोट से अगर हमारा शोषण करेंगे तो आप इस गांव को पहले वाला गांव मत समझिए। जब हमारे दादा परदादा पिताजी रहते थे, आप यहाँ पर एक दारू की बोतल लेकर के आते थे, उन्हें शराब पिलाते थे, और नशे में उन्हें सिर्फ आपका ही नाम, आपका ही चेहरा, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखता था।
मुझे राजनीतिक बनने के लिए या कोई नेता बनने के लिए संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मुझे जन जागरूकता की आवश्यकता पड़ी है और मुझे लगा है कि मैं इसकी शुरुआत, इसकी व्यवस्था की जो सुचारू होने वाला है, जहां हमारे देश की 70-75-80% जनसंख्या निवास करती है, उन गाँवों से मैंने शुरुआत की। बहुत छोटे से गांव के बहुत छोटे से गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो उन तमाम व्यवस्थाओं को मैंने बहुत करीबी से देखा है। पिछड़ी जाति का, छोटी जाति का होने के कारण आप मेरी बात पे विश्वास करना दोस्तों, आपके ही शहर बारा ने मुझे कमरा तक नहीं दिया यहाँ पढ़ने के लिए, और मैं उन्हीं का एहसान मानता हूँ उस पर कि मुझे वहाँ से जागरूकता पैदा हुई। और जब जागरूकता पैदा हुई, मेरे मस्तिष्क में वो विचार आए कि ऐसा मेरे अंदर क्या कमी है। मेरी मार्कशीट में तो परसेंटेज अच्छी है, मेरा सिलेक्शन तो अच्छी नौकरियों के लिए हो रहा है, पर मुझे पढ़ाई के लिए एकांत की आवश्यकता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए अलग रह करके मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दूँ, अपनी शिक्षा में ध्यान दूँ, तो मैं साक्षर तो हूँ पर शिक्षित और अच्छा हो सकता हूँ। पर यहाँ के कुछ मकान मालिकों ने मुझे कमरा तक किराए पे नहीं दिया, जिस जगह पर बैठ के इतनी बेबाकी से हम इस संगठन की, आप सबकी मांगों को, हम भारत के लोग, ये आवाज़ हम भारत के लोगों की ही उठा पा रहे हैं। और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जैसा मैं देख रहा हूँ, इतने जागरूक पत्रकार, मैं सही बता रहा हूँ, पूरे देश भर के अंदर गया हूँ, मैंने किसी और जिले में नहीं देखे। और ये सत्य है, इसके अलावा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात नहीं कही है। यहाँ के रोजाना किसी न किसी अखबार में मैं किसी न किसी गांव में कुछ भी कर रहा हूँ, बिना प्रेस विज्ञप्ति भेजे हुए हमारी खबर छप रही है। और एक बंधु के पास जब हमारी रिपोर्टिंग के लिए कोई पत्रकार हमारे किसी गांव में कवरेज के लिए चला गया, दूसरा भाई पत्रकार उससे मांग रहा है कि भाई जब तू लेकर आया है वीडियो, फोटो या जो भी डॉक्टर साहब ने बोला या किसी और अन्य पदाधिकारी ने बोला, कृपया मुझे भी भेज दो, मेरे शब्दों में मैं भी 4 लाइन उनके बारे में लिखूं, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो इसको जगाने आया है। लेकिन जगाने वही आया है जो यहाँ से ही जूते खा करके गया था 10-15 साल के, जो इस अंतराल में उन्होंने ऐसी कौन सी शिक्षा दीक्षा देश विदेश जाकर के अर्जित कर ली कि इसका दर्द वास्तविक दर्द बन गया उसके मन में, और ये वापस आकर के और इसी समाज के लिए, हम भारत के लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदायों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए लड़ने लगे। पर हम सबके लिए तभी लड़ पाएंगे जब हम पहले सबसे पहले बराबर हो जाएंगे। हम में से अगर एक छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा और हम बराबर नहीं होंगे, तो हम फिर या तो छोटे के लिए लड़ पाएंगे या बड़े के लिए लड़ पाएंगे। और हमारी पहली लड़ाई सबसे पहले बराबर करने की। हमारे देश के, हमारे 12 जिले के और इस राज्य के छोटे छोटे गांवों के, शहरों के, कस्बों के लोग जो आप लोगों के माध्यम से मुझे सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो उनके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि भाव जागृत होगा, जिसमें वो भी पत्रकार बनने की कोशिश करेंगे या राजनेता बनने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ अपनी जॉब को एक छोटे से कर्मचारी या छोटे से अधिकारी तक ही सीमित करेंगे। हमारे लोगों को इतना तक नहीं पता, हम भारत के लोगों को इतना तक नहीं पता कि हम सबसे बड़ा भारत का संविधान है। जो भारत का संविधान मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, कुछ जगह पर जाकर के मुझे ये आभास हुआ, ये कल के अखबार में शायद छपा भी है इन्होंने, नवज्योति वाले, उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूँ तमाम आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो भी आपके समान है और आपके भाई हैं, जिन्होंने ये लिखा है। और उसके साथ 2-4 ने और छपा है जिनका नाम मुझे कंठस्थ नहीं है, पर वो मेरे पास आ गई थी कटिंग अभी, तो उन्होंने ये लिखा है। और ये बात सत्य है कि कुछ गाँव में, कुछ कस्बों में उस संविधान की किताब को ही पहली बार देखा है लोगों ने कि इतनी सी किताब से देश चल रहा है। फिर वो सारी किताबें तो इस किताब की जननी है, जिसे हम सुबह से शाम तक अध्ययन, वाचन और कंठस्थ याद करते हैं। वो सिर्फ हमें परीक्षा में पास करवा सकती है, सफल नहीं बना सकती। सफल अगर कोई बनाएगा आपको इस देश में, तो आपके हक अधिकार बनाएंगे, आपके कर्तव्य बनाएंगे। आप पहले जिम्मेदार नागरिक बनिए, उसके बाद ये देश जिम्मेदार होगा और आप जैसे काबिल साथियों को अलग अलग जगह से पैदा करेगा, बनाएगा, बढ़ाएगा। और उसके बाद ये जब देश आप जैसे विचारवान हम भारत के लोगों के हाथ में होगा, जिसके लिए इस लोकतंत्र की स्थापना की थी कि हमारे द्वारा, जनता के लिए और जनता का संविधान यहाँ से बना जाए। और यहाँ से जब जनता द्वारा जनता का संविधान निकलता है, तो इस देश के अंदर, इस जगह के अंदर, इस छोटे से गांव, शहर और कस्बे के अंदर निश्चित रूप से बदलाव आएगा। फिर मेरे जैसा कोई डॉक्टर धनराज आजाद आकर के आपसे ये नहीं कहेगा कि साहब इस बारा का नाम बदल दीजिए और बारा को एक अच्छी नगरी के नाम से प्रसिद्ध होने के बाद में एक नए नाम यानी धूल नगरी के नाम से या कीचड़ नगरी के नाम से प्रसारित कीजिए।
आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, कुछ जिले ऐसे हैं हमारे राज्य के, मैं कोई प्रतिस्पर्धा पैदा करने के अलावा अन्य कोई ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा हूँ जो असंवैधानिक दायरे में जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक इशारे में समझा रहा हूँ कि मैंने इससे ज़्यादा आपके जिला हेडक्वार्टर सिटी 12 शहर, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा और खूबसूरत गाँव होगा हमारे प्रदेश में ही देखा है, राजस्थान में ही देखा है, 12 जिले के सीमावर्ती जिले में ही देखा है, पैदल भ्रमण करके देखा है, वहाँ बैठ करके देखा है। वहाँ हमें कुर्सी के ऊपर चादर बिछाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतनी सुंदर टाइल वाले रोड पर बैठ करके जनसभा करके देखा। तो हमारे जिले में ऐसी क्या कमी है? हमारे लोग उनको वही मत देते हैं, वही वोट देते हैं जो उस जिले के लोग देते हैं, वही उस जिले का सारा सिस्टम है जो हमारे जिले का। हमारा जिला क्यों पिछड़ा है? हमारा जिला क्यों दलित है? दलित लोग नहीं होते, दलित सोच नहीं होती है, उसे पैदा किया जाता है। दलित मतलब जो दल से निकली हुई, और ये राजनीति ने दिया है, राजनीतिक पार्टियों ने दिया। राजनीति से अच्छी तो कोई नीति नहीं है, पर नेतागिरी से गिरी हुई कोई चीज भी नहीं है ना। तो उन नेताओं ने, तथाकथित नेताओं ने, जिन्होंने तथाकथित बीड़ा उठा लिया है कि इस देश को हम चलाएंगे, उन्हें अपना परिवार चलाने की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं वो पता नहीं है दोस्तों। तो बहुत गंभीर विषय है, पर वो देश चलाने के लिए एक गले में गमछा साफी डाल करके निकल पड़े हैं। और हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, पुलिस बंधु हैं, मेरे एडवोकेट साथी हैं, उनको डराने धमकाने पहुंच गए हैं। वो सद्भावना पूर्वक भी जा सकते हैं, अगर उनके अंदर सच्ची पावर है तो उस पावर का हमारे समाज और हमारे लोगों के बीच में भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं। पर नहीं, वो बोलेंगे मेरी पहुंच ऊपर तक है, ऊपर यमराज तक है। तो यमराज तक अगर तेरी पहुंच है तो यमराज तेरा नंबर भी पहला नंबर लगा सकता है, क्योंकि तू तो उसका करीबी है। पर इस बात को वो भूल जाते हैं दोस्तों। सम्मानित साथियों, उन्होंने इस देश की व्यवस्था को, उनकी सोच ने इस देश की व्यवस्था को इतना धूमिल कर दिया है कि 12 जिले में उड़ने वाली धूल भी कम है जितने उनके दिमाग में उड़ गई। 12 शहर की नालियों में पड़ा हुआ कीचड़, उस कीचड़ से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जो दिमाग में भरा हुआ है। अपने बच्चों को टीचर ने क्या पढ़ाया कभी नहीं पूछेगा। अपने बच्चों को जिस विद्यालय में भेजा था उसमें क्या पढ़ाया है कभी नहीं पूछेगा। कभी नहीं उनको बैठ करके उनकी सूझबूझ के साथ में बात करेगा। हमारा नागरिक किस पर बात करेगा कि आपको गुलाम कैसे बना जाए। और ये सभी लोगों के लिए चलता है, तमाम जातियों के लिए चलता है। आपको दल में जो दलदल है ना, दल और दल, दो दल मिलकर के दलदल बनाते हैं, उस दलदल ने आपको उनके अनुरूप ढालने के लिए प्रयास किया है। अब जब प्रयास किया है तो फिर वो क्या करेंगे? वो एक काम करेंगे, आपको दलित बनाएंगे। आप किस जाति से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, किसके संरक्षण में पल रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसको वो भूल जाएंगे। आपका धर्म क्या है, कर्म क्या है, उस पर बात नहीं करेंगे। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, आपको दलित बनाएंगे। और यकीन मानिए, ऐसे तथाकथित ज्योति फैल नेताओं का सिर्फ एक ही काम है कि आपको दलित बनाना। चाहे आप किसी धर्म से हो, आपके अंदर दल पैदा करना, आपके मन में आपके पड़ोसी के खिलाफ, आपके परिवार में माँ बाप के खिलाफ, सगे भाइयों के खिलाफ ऐसा जहर भर देना कि आप अपने ही लोगों से नफरत करने लगे। यह विज्ञान प्रमाणित कर चुका है कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए होता है, वो आपके कर्मों के लिए मायने नहीं रखता, मैटर नहीं करता। आपकी परवरिश, आपका याराना, आपका जो आस पड़ोस और तमाम गली ऊंचे तमाम व्यवस्थाएं जिनको आप सुबह से शाम तक जिनका दर्शन करते हैं, वो आपके जीवन को वैसा ही बनाएंगी। मैंने इस यात्रा के दौरान ऐसे स्वाभिमानी लोगों को देखा है जो करते तो मजदूरी है, करते तो किसानी है, करते तो वो एक बेलदारी है, यहाँ पर बोला जाता है राजमिस्त्रियों का कारीगर बोला जाता है, करते तो कारीगरी है। पर आप उनके विचारों से मैं खुद भी प्रेरित हुआ हूँ, तो मुझे यकीन है आप भी होंगे। वो आपसे संविधान की बात करते हैं। मैंने उनसे जाकर के ये कहा कि जय भारत,
तो उनके शब्द आया जय संविधान। तो मैंने पूछा कि भारत से बड़ा संविधान है क्या? तो उनका जवाब आया कि संविधान के बिना भारत है क्या? तो मेरे से ज़्यादा बुद्धि उस व्यक्ति ने मानी और मैंने उसको मन से अपनाया और उसका मन से सम्मान किया, उसके विचारों का मन से सम्मान किया कि ऐसे व्यक्ति हमारे हर घर में होना चाहिए। यकीन मानना दोस्तों, उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला। मैं चाहता तो अपनी बात को राज लपेट करके, अपना द्वंद्व प्रतिद्वंद करके या जैसे भी करके अपने आप को बड़ा साबित कर सकता था, ज़्यादा विचारवान साबित कर सकता था। पर उस भाई ने ये बोला कि संविधान के बिना भारत है क्या? तो मेरी आंखें खुल गई कि मैं जिस ट्रैक पे चल रहा हूँ, जिस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लड़ रहा हूँ, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो यहाँ तो हर घर में क्रांतिकारी है। पर उनको शरण भरण नहीं दी जाती जैसे आपके वोट के टाइम पर 2 दिन के लिए। 1825-1827 दिनों को खराब कर देता है एक व्यक्ति 5 सालों के सिर्फ 2 दिन के आनंद के लिए। नशे में इतना डुबाया जा रहा है, इतनी असामाजिक व्यवस्थाओं में डुबाया जा रहा है। मैंने कुछ जगहों पर सरपंचों को वहाँ के नागरिकों के साथ ताश खेलते पकड़ा है। मैं इस सरकार में एक पार्षद भी नहीं हूँ, ना किसी पंचायत का जनप्रतिनिधि, लोक सेवक, सरपंच भी नहीं हूँ, ना कहीं का एमएलए, विधायक और सांसद भी नहीं हूँ। पर फिर भी मुझे देख करके उनके पजामे गीले हो गए कि ये आदमी हम पर एक्शन ना ले ले, क्योंकि उसे भी अपने हक अधिकार पता है, उसे भी अपने कर्तव्य पता है कि अगर मैं इस पंचायत का लोक सेवक हूँ, इस पंचायत ने मुझे वोट देकर के 5 साल के लिए अपनी सेवा का अवसर दिया है, तो ताश खेलने के लिए तो नहीं दिया। तो वो लोग वहां से उठे, पर उनके उठ जाने मात्र से, मुझे दिखाने मात्र से तो वो परंपरा बंद नहीं हुई ना। मेरे आने के बाद क्या पता वो फिर से और अच्छे से खेलने लगे हों। 3 वार्ड पंचों को ऑन रिकॉर्डेड मैंने शराब की बोतलों के पास बैठ करके अपने नागरिकों के साथ शराब पीते हुए देखा है। क्या संदेश दे रहे हो आप अपनी युवा पीढ़ी को? इसलिए जनप्रतिनिधि बनाया था आपको कि आप अपने लोगों के साथ, जिनका आपने शोषण किया है, आपने शराब पिला के वोट ले लिया है, तो आप शराब पिला करके उनका मुंह भी बंद कर रहे हैं। कहाँ से पैदा होगा भगत सिंह? कहाँ से आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कहाँ से आएंगे महात्मा ज्योतिबा फुले? कहाँ से आएगी इस देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले? जब हमारे माँ बाप नशे की लत में अपने बच्चों को पैदा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी शारीरिक संरचना में उसकी जरूरत भी पैदा होगी, साथ में उनके खून से ही तो सींच करके नया शिशु बनेगा, नया बच्चा बनेगा। उनकी तो वो पैदाइशी आदत बन जाएगी। कहाँ से ला करके दोगे उनको शराब? और जब उनकी पैदाइशी आदत बनेगी तो बचपन से उनके बच्चे तो यही देखेंगे। क्या इसलिए आपके 3.5 साल लगाए थे अपने जीवन काल के संविधान को बनाने में, संविधान संभालने? क्या इसलिए अंबेडकर देश विदेश में जाकर के वहाँ की पढ़ाई को, इस देश को वापस लगाने आया था? क्या इसलिए हमारे सामाजिक समानता के लिए तमाम संत, गुरु, महापुरुष लड़ करके अपना जीवन कुर्बान कर करके और हमारे लिए इसलिए सौंप करके चले गए? बहुत कड़वा है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये व्यक्तिगत बात कर रहा, लेकिन ये सत्य है कि मैं अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल, ज्ञान, अनुभव के आधार पर किसी भी सरकारी या प्राइवेट या व्यक्तिगत महकमे में अच्छी तनख्वाह पर ये सब कर सकता था जो मेरा है, पर मैं नहीं कर रहा। मैं छोटे छोटे 2 मेरे बच्चे हैं, उनको छोड़ करके तमाम परिवार को, घर परिवार, माता पिता सबको छोड़ करके पूरा समय अगर समाज के बीच में दे रहा हूँ, हम भारत के लोगों के बीच में दे रहा हूँ, तो मैं भी ये देखने के लिए तो नहीं दे रहा ना कि अगर मैं किसी गांव में जाऊँ तो वहाँ मेरे लिए 2 तंबू लगाए जाएँ, वहाँ 2 फर्श बिछाए जाएँ। ये इस जाति का है, इसमें आपका संबोधन नहीं होगा, उस जाति का है, वहाँ होगा। मैं इस विचारधारा को लेकर के आऊँ। जिस गाँव की बात अभी कर रहे थे, इस जिले के, वो छापा भी है, किसी भाई ने आज के पेपर में छापा है कि जब मैं कहता हूं कि दलित युवा, शोषित मजदूर, किसान, ये सारे युवा और ये सब मौजूद होंगे, महिला, तो ही मैं अपनी बात रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। ये हमारे संगठन की आदर्श आचार संहिता है। तो दलित, शोषित, वंचित तो हम सब हैं, आदिवासी हम सब हैं, और महिला तो हम सब नहीं है, वो तो लिंग विशेष है। उस गांव में मेरी सभा में एक भी महिला नहीं आई, मेरा उद्बोधन नहीं है। आप सब उसके साक्षी हैं, जिस भाई ने छापा है उसके कैमरे में उसके साक्षी हैं।
मैं नहीं खड़ा हुआ, मुझे नहीं रखनी अपनी बात ऐसी जगह पर जहां जिसने तुम्हें पैदा किया है उस माता को अपने साथ ला करके 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उसके हक अधिकारों, संविधान के लिए, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोक शब्द के लिए जागरूक नहीं कर सकते, तो समानता, संप्रभुता, उपासना की आज़ादी और ये सब पे कहाँ से बात करोगे आप? किस समानता की बात करोगे आप? किस भेदभाव की परिभाषा दोगे अपने बच्चों को? 4 घंटे में एक अध्यापक कितना सिखा देगा उसको? बाकी समय तो आपके बीच में रहेगा। तो मैंने फिर वहाँ पर अपना उद्बोधन नहीं दिया, ऐसी तमाम जगहों पर अपना कोई एक शब्द भी नहीं बोला जहाँ मेरी माताएं बहनें नहीं पहुँची। संगठन में सबको समानाधिकार की बात अगर मैं करता हूँ तो वहाँ पर मुझे कम से कम 1 या 1 से अधिक महिलाएं तो चाहिए जो इस बात को सुन के कानाफूसी करके ही सही, लेकिन उस गांव की दूसरी औरतों तक उस बात को ले जाए। पर इसलिए नहीं लाया गया और ऐसा नहीं है, मैंने खुद हाथ जोड़ करके कुछ घरों में जाकर कहा है कि बहन जी आप चलिए, माता जी आप चलिए, आपको अच्छी बात बताएंगे हम लोग और सबके सामने बताएंगे, बता तो आपके घर पे भी सकते हैं, तो आप आइए, प्लीज़ आइए। और उन्होंने कहा बेटा हम आ रहे हैं, आप चलो, थोड़ा सा काम होगा, पर वो अंत तक नहीं आए। और जब मुझे अंत में पता चला कि उस गांव में जो मंदिर था जहां पर हमारी सभा रखी थी वो धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है, पवित्र जगह है, पर उस जगह पर महिलाओं को आने पर रोक थी। दोस्तों बहुत कड़वा सत्य मैंने इस यात्रा के दौरान सीख करके समझ करके जाऊंगा। क्या हमने महिला के पेट से बच्चा बन करके इसलिए जन्म लिया था कि तुझे ही नहीं घुसने देंगे? उस जगह पर जिसको हमने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, उसकी दीवारों को हमने वहाँ खड़ा रह करके चिनवाया है, उसमें सीमेंट, बजरी, ईंट, गिट्टी, पत्थर हमने अपने हाथों से लगाए हैं, उसका भूमि पूजन शिलान्यास करने के लिए हमने इस यहाँ के जनप्रतिनिधि और अच्छे संत गुरु को बुलाया है। इसलिए किया था ये सब, उस जगह का निर्माण आपने कि वहाँ पर जिसने पैदा किया है उस मात्र शक्ति को नहीं घुसने दो आप। बहुत शर्म का विषय। मैं अपनी कमियां नहीं बता रहा हूँ, अपने जिले की कमियां नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जन जागरूकता जो कार्यक्रम मैंने किया है उसमें जो देखा है उस आंखों देखे हाल से आपको अपडेट कर रहा हूँ। आप लोग आए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इस संगठन के लिए निकाला और तमाम उन लोगों की आवाज़ को जो दबी हुई है उठाने के लिए एक हिम्मत जुटाई। तो मैं सबसे पहले और सबसे अंत में आपका ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर। संगठन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम संगठन के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए काम करें। सबसे पहला उद्देश्य जो आपको इस बैनर पर दिख रहा है, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, दलित, आदिवासी, और उसके बाद लिखा है शोषित वंचित समाज के हक अधिकारों की लीडर और बुलंद आवाज इस संगठन को बनना है। इस संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी इन सबके हक, अधिकार और संवैधानिक अधिकारों, उनके नैतिक कर्तव्यों के बारे में उन्हें घर घर जाकर के जागरूक करे, उनके लिए मेहनत करें, निस्वार्थ भाव से परिश्रम करें। सबसे प्रथम इस तरह से जागरूकता करना चाह रहे हैं कि उनके बीच में जाकर के, अभी जैसे आपको प्रेस वार्ता में इन्होंने बताया था कि उन्हें घर से निकल करके सभा स्थल तक नहीं आने दिया जाता उन महिलाओं को, तो उनका इसमें क्या दोष है, इसके बारे में हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक सिपाही जो इस मिशन के लिए कार्यरत है वो उन्हें उसके बारे में घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के अवगत कराएगा कि आपका भी सभा में बैठने का या अन्य किसी भी सभा में बैठने का उतना ही अधिकार है जितना वहां पर पुरुषों का अधिकार है, उतना महिलाओं का है, जितना सवर्णों का है उतना ही दलित आदिवासियों का है, जितना पिछड़ी जाति, अगली जाति का है उतना ही पिछड़ी जाति। समान हम भारत के लोग, इस कॉन्सेप्ट पर हम काम करें। और कोई सवाल? जी वर्मा बैठे हुए हैं, साथ में नागरिक समाज की ओर से अध्यापक देवेंद्र सिसोदिया जी बैठे हुए हैं, तो आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। आप लोग यहाँ पर बताते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य प्रयोजन राष्ट्रीय संयोजक के 5 दिवसीय दौरा जो कि हमने
12 जिला की समस्त तहसीलों, गांव, कस्बों में जाकर किया है। वहाँ का सर्वेक्षण किया है, वहाँ का निरीक्षण किया है। ये करने की आवश्यकता जब हमें प्रतीत होती है कि हम आए दिन अखबार में पढ़ रहे हैं कि 12 एक समृद्धशाली जिला है, बहुत सामर्थ्यवान जिला है, पर जब हमने जाकर देखा तो यहाँ के नौजवान नशा की चपेट में हैं, बेरोजगार हैं, महिला हिंसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चे हमारी गाड़ी के आगे निकले उनके पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, बदन पर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। स्कूलों की हालत है कि स्कूल है, बच्चे नहीं, बच्चे है तो मास्टर नहीं, और दोनों है तो पढ़ाई नहीं। ये व्यथा जब हम गांव बिजकी पहुंचे तो वहाँ पर ये समझ आई कि अध्यापक साथी ने बोला कि साहब हम पढ़ाना चाहते हैं पर सरकार हमें शिक्षा से वंचित रखवा रही है। तब सोचने पर मजबूर होता है कि समाज का हर वो तबका, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार, संगठन वाले और गैर संगठन वाले कर्मचारी भी वही समस्या से पीड़ित है जो समस्या से आम जनता और जनसाधारण पीड़ित है। तो ये बात देश और दुनिया में चल रही है। पर मुख्य प्रयोजन जब हुआ, आजाद भारत मिशन ने दौरा किया, सर्वेक्षण किया, तत्कालिक जनप्रतिनिधियों से बात किया, प्रशासनिक अमलों से बात किया, फिर भी कोई सुधार जैसी संभावना समझ में नहीं आ रही है। तब हमने सोचा कि क्यों न एक प्रयास किया जाए, लोगों को अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक किया जाए। विशेष तौर पर वो तबका, अनुसूचित जाति, जनजाति, मूल निवासी और अल्पसंख्यक, उन पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। जब हमने राजनीतिक दृष्टिकोण डाला क्षेत्र पर, तब समझ आए कि महिला तो चुनाव लड़ना चाहती है, महिला जनप्रतिनिधि बनना चाहती है, अपने दावेदार होना चाहती है, बतौर प्रत्याशी बनना चाहती है। तो सबसे पहले रोड़ा आया उसका परिवार, परिवार में पति। तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत तो आजाद हुआ पर गुलामी हमारे मन और मस्तिष्क में बसी हुई है। परिवार आजाद नहीं कर पा रहा है और इसी का फायदा हमारे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। तो हमारे साथियों, मुख्य प्रयोजन था जन जागरूकता। हम समाज में गए, परिचर्चा किया, संवाद किया, समीक्षा किया, उनकी परेशानियों को जाना, और हमारा पूरा प्रयास है कि संगठन के माध्यम से उनकी आवाज संवैधानिक दायरे में रहकर बुलंद कर सके। इसी उद्देश्य के साथ संगठन की स्थापना की गई और आज इसी क्रम में 12 जिला राजस्थान में यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हमने 5 दिवसीय दौरा किया है। आपसे निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डालें, हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक पहुँचाएं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है। सरकारें आती है, जाती है, पर आलोचनाकृत काम आपका है सम्मानित साथियों। अब हम बात करते हैं संगठन की हमारी मांग है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो निकली, इंदिरा आवास योजना तो निकली, पर पैसा लेने के लिए भी पैसा देना होता है। ये बात जब हम क्षेत्र में गए तब पता चली। फिर रिश्वत चाहिए साहब, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, युवा नशा की चपेट में है, किसान परियोजनाएं तो बन रही हैं। जब हम गए क्षेत्र में पता चला कि यहाँ पर 5 नदी हैं, 12 जिले नदियों से घिरा हुआ है। हम भी पार्वती नदी के आसपास ही घूमे, पर किसान को पानी नहीं मिल रहा है। पानी मिल रहा है तो पूंजीपति को बिजली बनाने के लिए मिल रहा है। किसान को सिंचाई के लिए ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रही है। तो हमारा प्रयास सामाजिक बदलाव के साथ साथ राजनीतिक समझ पैदा करना है।
पार्टियां अपना अपना गिरोह तंत्र बना रही है। क्षेत्र के विकास से, जिले के विकास से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, हम चलते स्थानीय मुद्दों में। ग्राम लकड़िया में 800 बीघा जमीन पर, लकड़ाई में 800 बीघा जमीन का मामला है। वहाँ के रहवासियों को, जिन्होंने अपनी समस्त नागरिक सुविधाएं अपने प्रयास से उपलब्ध कराई है सरकार के माध्यम से, वहाँ पर आंगनबाड़ी है, वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर धार्मिक आराधना उपासना साधना का स्थल बना हुआ है, पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। सरकार उन्हें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। जिनकी जमीन है उनसे वसूला जा रहा है, टैक्स वसूला जा रहा है 30-30, 40-40, 50-50 हजार। 1 बीघा जमीन आप आदमी खाए या कमाए, पर दोनों नहीं करना है, आपको उस जमीन का पैसा देना है। आए दिन पुलिस हमला आता है, डराता है, धमकाता है, अवैध वसूली होती है। वन विभाग वाले जानवर को बचाना तो छोड़ो, जानवर को नहीं पकड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों को जानवर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो पूरी व्यवस्था चौपट बनी हुई है। प्रशासनिक अमला कोई काम करने में असफल है, असमर्थ है। जिनकी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, राज्य के प्रति होनी चाहिए, तो उनकी जवाबदेही जनता की ओर दिखाई दे रही है। 50 से ज़्यादा लिखित आवेदन हमारे जिला अध्यक्ष के पास आए हुए हैं स्थानीय समस्या को लेकर कि साहब हमारी पटवारी जैसे नहीं सुन रहे हैं, तो तहसीलदार और एसडीएम क्या करें। तो ये गंभीरता का विषय है। तो लगभग बात हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके जो प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। इस आज़ाद भारत मिशन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर धनराज आज़ाद को जब उन्होंने सुना और फिर उसके बाद जब उन्होंने समस्याएं पूछी, जैसा कि नाम ही इसका आज़ाद भारत मिशन है, आज़ाद का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से अपनी बात को बेबाक रूप से किसी के सामने कह पाना। तो जिनके अंदर वो डर था, वो डर उनका खत्म हो गया और फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करते हैं। तो वास्तव में हमने ये महसूस किया कि पहले आदमी के मन का जो डर है, उसके दिमाग का जो डर है, उसे दूर करना चाहिए और यही वास्तविक में जन जागरूकता कार्यक्रम है। उन गांव वालों का कहना था कि आज तक हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने मीटिंगें की, बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे लोग आए, सामाजिक बदलाव करने के लिए गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बदला। और आप लोग हमसे समस्याओं को लेके जा रहे हो और हमारी समस्याओं, कुछ समस्याएं तो ऐसी थी जिनका डॉक्टर साहब ने फोन पे ही निदान कर दिया। फिर अभी ये बता रहे थे अपने उद्बोधन में कि वहाँ सरपंच भी थे, मेंबर्स भी थे, कोई ताश खेल रहा था, कोई शराब पी रहा था। जब उन्होंने इनके उद्बोधन को सुना, चूंकि मीटिंग में तो उनको आना ही था, जब उन्होंने इनके उद्बोधन को सुना तो उनके अंदर एक जागरूकता पैदा हुई और वो जागरूकता इस तरह से पैदा हुई कि उनका भी रुझान आज़ाद भारत मिशन से जुड़ने का हो गया और हमने ऑन स्पॉट इस संगठन ने उनको पदाधिकारी नियुक्त किया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज़ाद भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जो वास्तव में जन जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को जगाने के लिए आया है। जब जन जागरूकता की बात चलती है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ पत्रकार महोदयों का कि आप लोग यहाँ पधारे। प्रश्न उठा कि हम तो पहले से जागे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हुई है। जब उनसे पूछा कि क्या वास्तव में आप जागे हुए हो, क्या वास्तव में आप आज़ाद हो, जब आप अपने मन की बात को, अपनी पीड़ा को स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते, तो क्या वास्तव में आप आज़ाद हो? फिर उन्होंने चुप्पी साध ली, फिर उन्होंने मौन धारण कर लिया और उनमें मैं भी हूँ सर, क्योंकि डर किसी न किसी बात का सबको है और वो डर अगर खत्म हो जाए, और वो डर किस बात का है? अभी डॉक्टर साहब ने कहा था ऊपर वालों को, जब कोई अपनी बात रखना चाहता है तो कोई ना कोई उसकी तरफ आंख दिखाता है कि चुप हो जा, सांप जिसके बारे में तू बताने जा रहा है उसका लिंक किसी ऊपर वाले से है। जैसे मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो पीछे कोई बैठा हुआ है तो वो पीछे से मेरी तरफ इशारा कर रहा है, इस तरह से।
इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे डरा रहा है, मौन धारण करवा रहा है। लेकिन अगर मैं वास्तव में आज़ाद हो गया, मेरे विचारों को स्वतंत्र रूप से कहने के लिए अगर मेरे अंदर साहस पैदा हो गया, तो फिर मैं वो जो मेरे मुंह पे उंगली रखकर मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा है वो वहाँ नहीं टिकेगा, फिर वो वहाँ से चलता बनेगा, क्योंकि उसे पता लग गया कि अब ये मेरी बात में आने वाला नहीं है। और यही कार्यक्रम आज़ाद भारत मिशन कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसके अंदर सभी हैं, गरीब है, मजदूर है, दलित है, महिला है, शोषित है, वंचित है, सबके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। इस बात के करके मैं मुझे धन्यवाद देता हूँ। संगठन के जिला और हमारे पत्रकार बंधुओं, हमने आज़ाद भारत मिशन के तहत जो बैठक आयोजित की है उनमें हमने ज़्यादातर नशा मुक्ति को लेकर प्रयास किया है और ज़्यादातर प्रतिभावान छात्राओं को जिनके सीनियर में 85+ अंक थे उनको भी सम्मानित किया है और सीनियर सबमिट किया है। और जनप्रतिनिधियों का भी अच्छा रुझान हमें मिला है और हमने पेयजल, बिजली, राशन और राजस्व का भी हमने उसमें मुद्दा शामिल किया है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इन मुद्दों को जो हमने आज़ाद भारत मिशन के तहत उठाए हैं, आप पेपर के माध्यम से आप उनको जनता के सामने पेश करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमस्कार।